हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 29 जनवरी 2023 को। और इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 10-12 प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर अब तक मैंने जितने भी सारे प्रीवियस पेपर कराए हैं सी टेट के, उन सभी को देख सकती हूँ। मैंने 2015 से लेकर और 2024 तक के सारे लगभग करा दिए हैं। एक दो जो रह गए उन्हें मैं करा रही हूँ अभी हाल फिलहाल में। और 2024 में जो हुआ था जनवरी में, वो भी मैंने करा दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक पड़ी हुई है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। आपके एग्जाम में जो एसएसटी वाला पोर्शन आता है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से ही आता है। और इस चीज का प्रूफ मैं आपको हर क्वेश्चन में दूंगी, तो आप इन सभी को भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे आप, और उसमें जाकर जो भी आपको सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखनी है उसको देख सकते हैं। पहले मैंने किसी चैप्टर के थ्योरी कराई है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए, तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली भी। अगर आपके पास टाइम कम है, थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तो क्वेश्चन आंसर वाली देख लेंगे, तो उससे भी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? पहला है संस्कृत, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है ब्राह्मी, चौथा है तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा तीसरा, ब्राह्मी। और अशोक के जो अभिलेख हैं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया है। हिस्ट्री से 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 से आया है। और इसके जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं, वो खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, और ये यूनानी भाषा में भी इसके अभिलेख मिले हैं, और अराइमिक भाषा में भी इसके अभिलेख मिले हैं। तो इन सभी को आप याद रखना, क्योंकि ये सभी कभी ना कभी पूछी जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु के बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि, यानी कि 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के आसपास की बात है, उस समय जरूरी था खेती करने के लिए। पहला है, देखो ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें चोल चेर पांडे के बारे में दे रखी है इन्फॉर्मेशन, उस चीज चैप्टर में से आया है। तो ये जो काम किया था ये मेनली चोलों ने किया था, ठीक है। तो पहला है, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। तटबंध का मतलब हो गया एक तरह से बांध बना दिए जाए नदियों पर, है ना, उनकी नदियों की पानी को रोका जाए, ताकि उनसे नहर निकाली जा सके, या सिंचाई के लिए उसमें पाइप डालकर पानी लिया जा सके, ठीक है। तो तटबंधों का निर्माण हो। दूसरा है, भूमि का वनारोपण किया जाए। तीसरा है, घास स्थलों को हटाया जाए, यानी कि जो घास के मैदानों को साफ करके उसमें खेती की जाए। चौथा है, अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। और ये चोल काल में हुआ था, और चोल जो साम्राज्य था वो तमिलनाडु, जो आज का वर्तमान तमिलनाडु है, उसके आसपास था। और चोलों ने गांव के प्रशासन के लिए काफी काम किया था। जो आज वर्तमान में ग्राम पंचायत हमारे देश में चल रही है, वो कहीं ना कहीं हमने कहाँ से सीख ली है, वो चोल काल से ही सीख ली है, क्योंकि चोल काल में ही ऐसे पंचायती राज चलता था। और ये जो व्यवस्था है उस टाइम पे तमिलनाडु में जो चल रहा था चोल शासन, उसमें किसानों को बहुत सारी छूट दी गई थी। किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए थे, बीज खाद भी उपलब्ध कराए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? और ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, और चैप्टर नंबर 4 से। देखो चैप्टर का नाम भी मुझे याद है, क्योंकि लास्ट चैप्टर मैंने यही कराया था, किताबें एवं कब्रें, है ना, ऐसे करके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो मृतक थे हड़प्पा सभ्यता में जो मृतक थे, उनके साथ कुछ सामान भी मिले हैं, कुछ मन के मिले हैं, कुछ पात्र मिले हैं, मतलब कुछ बर्तन टाइप की चीजें मिली हैं, कुछ के साथ बकरी वगैरह भी मिली हैं, मतलब अलग अलग कंकालों के साथ अलग अलग चीजें मिली हैं। तो ऐसा क्यों करते होंगे, मतलब क्या कारण रहा होगा कि मृतकों के साथ सामान रखा जाता होगा? पहला है, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि मरने के बाद भी इसको खाने पीने की आवश्यकता होगी शायद, तो इसलिए वो मृतकों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ऐसे रखते थे, ठीक है। और हर कब्र में अलग अलग सामान मिले हैं, कुछ कब्रों में सामान कम मिला है, कुछ कब्रों में ज्यादा मिला है। उसका वजह भी ये होती होगी कि कुछ लोग जो अमीर होते होंगे
जो ज्यादा सामान रख सकते हैं वो ज्यादा रखते होंगे, और जो गरीब होते होंगे वो अपना एक आध चीज रखते होंगे। ठीक है, और लगभग लगभग सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि पूर्व जन्म जैसी चीजें होती हैं। बौद्ध धर्म भी मानता है इस चीज को, हिंदू धर्म भी मानता है, जैन धर्म भी मानता है। तो बहुत सारे धर्म ऐसे हैं हमारे देश में भी जो इस पूर्व जन्म को मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर चुनें। ए है ऑप्शन, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। बी है, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। तीसरा है, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो ये जो 34 वाला क्वेश्चन है ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, उसमें ही क्या दे रखा है, लघु चित्रकला के बारे में दे रखा है ना। और ये इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो तीनों ही सही हो जाएंगे कि ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? पहला है बीजक, दूसरा है खालसा, तीसरा है लंगर, चौथा है धर्मशाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, धर्मशाल। धर्मशाल एक ऐसा स्थान होता था जहां पर जो लोग भगवान की भक्ति करते थे, ठीक है, वो लोग मिलकर वहां पर रहते थे, और वहां पर ही साझा किचन बनाई हुई थी उन्होंने, और वहां पर वो लोग अपने लिए खाना बनाते थे। एक तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत सारे साधु संतों का एक स्थान जहां पर धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। ठीक है, धर्म की बातें हुआ करती थी, भगवान की बातें हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहां पर धर्म की चर्चा होती थी उसको बोलते थे धर्मशाल। और वहां पर एक साझा किचन होती थी जिसमें सब लोग मिलकर खाना बनाते थे और मिलकर खाना खाते थे। बाद में यही चीजें आगे बढ़ती रही और गुरुद्वारा बनने लगा, और गुरुद्वारे में जो लंगर आजकल होता है वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत धर्मशाल से ही हुई है और गुरु नानक जी के समय से ही हुई है। ठीक है, तो पहले ये साधु संतों के लिए था, फिर वो लोग कुछ लोग जो भूखे होते हैं या जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता है उनको भी दान किया करते थे, और बाद में ये परंपरा बढ़ती रही। कुछ लोग वहां पर गुरुद्वारों में पैसे दान करके आते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उन पैसों से खाना वगैरह बनवा के और उसको फ्री में बंटवाते हैं। ठीक है, और खाना अच्छी क्वालिटी का होता है उनका, ऐसा नहीं है कि बस वो नाम ही कर रहे हैं, खाना अच्छी क्वालिटी का होता है गुरुद्वारों में, मोस्टली गुरुद्वारों में खाना मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 36, देखो ये जो 35 वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से आया है। ठीक है, उसमें ही सिख धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आर और ए को आपको पढ़ना है। कथन है ए, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ महाजनपद या जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखो ये जो महाजनपद का जो साम्राज्य था या राज्य था या जो स्थान था वो मेनली कहाँ था, वो यूपी, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके। तो इनमें क्या होता था, इनमें 16 राज्य थे, उनको महाजनपद कहा गया है। और ये कितनी वर्ष पुरानी बात है, ये लगभग 2500 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, उनको क्या बोला गया है, महाजनपद। कितने राज्य थे, 16। कथन है आर, सही तरीके से किलेबंद की गई, ये महाजनपद के बारे में बात चर्चा हो रही है। सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही प्रकार की प्रणाली या व्यवस्था लागू की गई थी। तो बिल्कुल सही है, और ये शुरुआती जो राज्य के संकेत मिलते हैं वो महाजनपद से ही देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और ये 36 वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है। ठीक है, उसमें दे रखा है महाजनपद के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ड मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में, आपको यूपीएससी तक में भी मिलता है ये वाला, एसएससी में भी मिलता है ये वाला क्वेश्चन। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस सेट में ये देखा है। और ये अशोक वाला जो मैंने सबसे पहले वाला कराया था ये भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उनको आप ध्यान रखना। ये भी कम से कम हर दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। और देखिए पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें क्या था कि जब औपनिवेश था भारत, यानी कि जब
ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन कर रही थी। ये तब के बारे में है चीजें। देखो, एक था स्थायी बंदोबस्त, ये चलाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और ये मेनली कहाँ था, बंगाल में था, है ना। और लगभग 1793 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो जमीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही आदमी के नाम रहती थी, और वो उसको जो घर वो जो लगान होता था वो अंग्रेजों को चुकाते थे। दूसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, ये होल्ड मैकेंजी ने शुरू की थी। ठीक है, इसके बारे में ही ये चर्चा हुई है। होल्ड मैकेंजी ने शुरू की थी और ये हुई थी 1833 में। ठीक है, और ये कहाँ थी, ये थी मध्य भारत के लगभग, यानी कि यूपी में, पंजाब में और आपके मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पर थी, है ना। और इसमें क्या होता था, ये जो जमींदारी व्यवस्था आपने सुनी होगी, ये लगभग वही व्यवस्था थी, यानी कि एक पूरे की पूरा एक गांव का जो लगान वसूलने का काम था वो गांव के एक मुखिया को दे दिया जाता था। मतलब कोई प्रतिष्ठित सा व्यक्ति या कोई बलशाली व्यक्ति को पूरे की पूरे गांव के टैक्स वसूलने का जिम्मा दे दिया जाता था, और वो उस टैक्स को इकट्ठा करके किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। तो ये जो जमींदारी प्रथा है ये लगभग यहीं से ही शुरू हुई है। और तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त। तो जो रैयतवाड़ी, इसको मुनरो व्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्ट की थी ये सर मुनरो ने स्टार्ट की थी, और ये की थी 1920 में। ठीक है, ये की थी 1920 में। और ये जो मुनरो व्यवस्था है, ये इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक किसान, मतलब जो वो थे अंग्रेजों के जो सिपाही थे, उन्होंने ये एनालाइज किया कि इन दोनों व्यवस्थाओं में कुछ कमियां थी। तो इन व्यवस्थाओं की कमियों को सुधारने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में इन्होंने क्या किया कि मध्यस्थों को हटा दिया गया। जैसे महलवाड़ी व्यवस्था में कौन करता था कि एक व्यक्ति करता था जो गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो कई बार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पाया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ी थी, कि जो बीच वाले लोग हैं वो ज्यादा टैक्स का हिस्सा ले लेते थे। तो फिर अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया कि हम खुद ही टैक्स वसूलेंगे और खुद ही हम पैसे लेंगे उनसे, किसानों से। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये जो पैसे लिए जाते थे वो डायरेक्ट लेते थे अंग्रेज। ठीक है, उसमें कोई मध्यस्थ नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस राज्य के कोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? किस राज्य के थे? देखो, ये जो बुनकर थे इनका जिक्र दिया हुआ है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी में। चैप्टर जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में से आया है ये क्वेश्चन। और मैंने देखा 2023 में कई सारे क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी में से भी आए हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम हो तो आप ओल्ड एनसीईआरटी के भी चैप्टर्स कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है पश्चिम भारत, दूसरा है पूर्वी भारत, तीसरा है उत्तर भारत और चौथा है दक्षिण भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बहुत अच्छे बुनकर होते थे, और मोस्टली जो नाम दिया गया है एनसीईआरटी में वो दिया गया है देवांग समुदाय का। ठीक है, ये जो समुदाय था ये बहुत अच्छे कपड़े बनाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये कब के कथन दिए हुए हैं, ये 20वीं सदी के कथन दिए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता एवं समानता की मांगों का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। आर है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। देखो, व्याख्या करने से मतलब ये है कि जो बात इसमें कही गई है ना, उसका रिलेशन आर से होना चाहिए, तो उसका रिलेशन आर से है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया, और बाद में राष्ट्रीय नेता जो थे उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने के बाद सभी पुरुष और स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो इनकी ही बात को क्या आगे समर्थन मिलता रहा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से, और इसका जिक्र पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 3 है ना। और उसमें ये दिया गया है कि जो महात्मा गांधी की यंग इंडिया नाम की उन्होंने बुक लिखी थी 1931 में, और उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि हमें जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम
इस आधार पर वोट डालने का अधिकार नहीं रखेंगे कि कौन व्यक्ति अमीर है और कौन गरीब है। ठीक है, तो हम जो वोट डालने का अधिकार है वो समान रखेंगे, यानी कि गरीब भी व्यक्ति भी वोट डाल सकता है, अमीर व्यक्ति भी वोट डाल सकता है ना, और महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं। और जबकि जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है वो लगभग 1920 के बाद से मिलना शुरू हुआ है। पहले महिलाएं वोट नहीं डालती थी, यूरोप में भी, यूरोप में, इंग्लैंड में, इन सब में महिलाएं वोट नहीं डालती थी। वोट कौन डालते थे? केवल पुरुष। और पुरुष भी कौन से? जो पढ़े लिखे होते थे, जिनकी उम्र 25 साल होती थी, और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर 1 दिन में पैसे अर्न करते थे, जिनके पास शहर में मकान हो या फिर गांव में जमीन हो। यानी कि सीधी सीधी बात है कि पढ़े लिखे हों और पैसे वाले हों, वही लोग, वही लड़के वोट डाल सकते थे, महिलाएं नहीं डाल सकती थी। तो जब आंदोलन चल रहा था अमेरिका में 1920 में, और 1920 में उनको अधिकार मिल गया महिलाओं को कि वो भी वोट डाल सकती हैं, और इंग्लैंड में इसके भी बाद मिला है। इंग्लैंड में 1928 में वोट डालने का अधिकार मिला है। देखो ये सब आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में लिखा है, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो इन पर ध्यान देना। अब जितना भी पेपर हो रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डीप में पूछे जा रहे हैं आंसर और क्वेश्चन, और बहुत डीप से आ रहे हैं। जब तक आप सब अच्छे से इनको नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन को रटने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब बहुत टफ आ रहा है, हर बार जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, और बहुत टफ पेपर आ रहा है। मैंने 2014 में दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो पेपर हो रहे हैं सीटेट के, वो बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं, बहुत डीप पूछी जा रही है चीजें। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रही है कोई भी चीज तो आप मेरी वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुने। सूफीवाद से कौन सा जुड़ा है? ठीक है, हमें ये देखना है। पहला है खानकाहा। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जो सूफी संत हैं वो रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आश्रम वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इनके यहाँ क्या होता है, मुस्लिम धर्म में खानकाहा होते हैं। बी है रक्स, सी है जिक्र, और डी है स्नान। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, वो हो जाएगा आपका दूसरा, ए, बी और सी तीनों। ठीक है, ए, बी और सी तीनों, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्नान शब्द है वो किससे संबंधित है? वो आपके सिख धर्म से संबंधित है, ना कि इस्लाम धर्म से। सूफीवाद का संबंध किससे? खानकाहा, जहां पर जो सूफी लोग जो थे वो रहते थे, एक तरह से धर्मगुरु इस्लाम के। रक्स और जिक्र भी इससे ही संबंधित है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है 7th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 से आया है। शायद चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।